रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, बहुत सारे समय से बहुत सारे लोग मुझसे शिकायतें कर रहे थे कि एक ही तरीके की कहानी, एक ही तरीके के केसेस लगातार सुन सुनकर बोर भी हो रहे हैं सर। तो दोस्तों, मैं हमेशा से अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम स्टोरी सुना सकूँ। और उसके पीछे रीज़न ये था कि जो सिमिलर सी स्टोरी आ रही थी, अगर आप देखोगे तो हमारे देश के अंदर जो पिछले कुछ समय में क्राइम हुए हैं वो एक ही पैटर्न पे हुए हैं, यानी एक ही तरीके से क्राइम किए गए। तो सारी ही कहानियाँ सेम लग रही थी क्योंकि सारी ही कहानियों की जो स्क्रिप्ट थी ये सेम तरीके से लिखी गई थी। बहरहाल सारे ही केस मैं आप लोगों को सुनाता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने कल का भी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट सुनाया था और आज भी मैं आप लोग को डिफरेंट ही कहानी सुनाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि सर व्यूज़ थोड़े डाउन जा रहे हैं, तो मैं कोई टेढ़ा रास्ता नहीं चुनता, मैं कोई अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने की कोशिश नहीं करता, कुछ गलत सलत थंबनेल पर लिख कर ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। मैं बस उनको एक जेन्युइन सी क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा, इस कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली होती हैं। आमतौर पे दोस्तों अगर कोई क्रिमिनल होता है और उसको जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस जो है कोर्ट के हवाले कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल पकड़ा ही नहीं जाता। अच्छा, जब कोर्ट के हवाले कर देती है तो उसके बाद में मामला कोर्ट में चलता है, उसकी जो फाइल है वहीं पे रहती है। और किसी क्रिमिनल की अगर फाइल बंद होनी हो हमेशा के लिए तो या तो कोर्ट से उसे फांसी की सज़ा मिल जाए या फिर वो व्यक्ति पुलिस के इनकाउंटर में मारा जाए। तो फिर क्या है कि वो जो फाइल होती है उस व्यक्ति की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के केस में आप लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक क्रिमिनल जिसका पुलिस इनकाउंटर कर देती है, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ ऐसा होता है कि अचानक से उस क्रिमिनल की जो डेड बॉडी होती है वो चुरा ली जाती है। अब डेड बॉडी चुरा ली जाती है, पुलिस छानबीन करती है। तो जो डेड बॉडी चुराने वाला व्यक्ति था, जब वो पुलिस के सामने आता है और वो डेड बॉडी चुराने के पीछे की जो वजह बताता है, यकीनन दोस्तों ये वजह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। तो दोस्तों इस कहानी को मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है ब्राज़ील से, और इसी ब्राज़ील के अंदर एक शहर लगता है, बहिया शहर। और इसी शहर के अंदर एक लड़के का जन्म होता है। ये बात है 27 अगस्त साल 1988 की। 27 अगस्त साल 1988 को इसी बहिया शहर के अंदर एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है लाज़ारो डिसूजा। ये जो लाज़ारो डिसूजा होता है, जब इसका जन्म होता है परिवार वाले इसकी परवरिश करना शुरू कर दें तो लाज़ारो डिसूजा जो होता है ये अलग ही स्वभाव का व्यक्ति होता है। इसे परिवार वाले पढ़ने के लिए भेजते तो ये ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करता, अगर कुछ काम पे लगाते तो ठीक ठाक काम नहीं करता। परिवार से भी इसका जो रवैया था ये बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा अलग था। यानी हालात कुछ ऐसे बन गए कि 12 साल की उम्र आते आते ये जो लाज़ारो डिसूजा होता है ये परिवार से अलग रहना शुरू कर देता है। अब दोस्तों ब्राज़ील जैसे देश में परिवार से अलग रहना कोई ऐसा कुछ अलग बात नहीं थी, लेकिन 12 साल की उम्र में अलग हुआ तो फिर अपना पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर किसी व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कोई अच्छा काम कर ले या फिर कहीं पर कोई ठीक ठाक नौकरी कर ले या फिर कोई हुनर सीख ले। लेकिन जो लाज़ारो डिसूजा था, अगर उसे ये सब कुछ करना ही होता तो फिर वो परिवार से क्यों अलग होता। वो ना तो कोई नौकरी चुनता है, ना तो कोई काम चुनता है, बल्कि वो एक अलग रास्ता चुनता है और वो रास्ता होता है जुर्म का रास्ता। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाज़ारो डिसूजा महज 12 साल की उम्र में ही जुर्म का रास्ता चुन लेता है। अब जब जुर्म का रास्ता चुनता है तो कहीं पर चोरियाँ करता, आते जाते राहगीर को लूट लेता, किसी दुकान को काट लेता या फिर कहीं और चोरी करता। यानी इसी तरीके से चोरी का ये जो सिलसिला है ये शुरू करता है। और इसकी किस्मत भी अच्छी थी कि किसी भी चोरी के अंदर इसका खुलकर नाम नहीं आता है। यानी एक बार भी ये अपने चोरी के कैरियर में पकड़ा नहीं जाता है। 12 साल की उम्र ने इसने ये सब कुछ करना शुरू किया था और तकरीबन 19 साल की उम्र तक ये चोरी चकारी ऐसा ही करते रहता है। कहीं किसी राहगीर को लूटता तो कभी किसी घर में जाकर चोरी कर लेता, कभी किसी महिला को लूट लेता। इस तरीके के जो काम थे इसने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए थे। लेकिन दोस्तों जो लाज़ारो डिसूजा था ये महज छोटे मोटे क्राइम ही करता था और अभी तक इसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय चलता रहता है, कभी कहीं चोरी करता, कभी कहीं चोरी करता। इसी से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है। परिवार का जो नाम है उस नाम को मिट्टी में मिला रहा है।
धीरे धीरे वक्त गुजरा और अब इसकी उम्र लगभग 19 साल की हो जाती है और वक्त आ जाता है साल 2007 का, यानी साल 2007 में इसकी उम्र 19 साल की हो चुकी थी। अब साल 2007 में ये घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन वहाँ पर इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती है। जो घर के सदस्य होते हैं उनकी आँख खुल जाती है। जब आँख खुलती है तो इस लज़ारो डिसूजा और घर के जो लोग थे उन दोनों के बीच में विरोध होता है। लज़ारो भागने की कोशिश करता, वो लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते, साथ के साथ चीखते भी ताकि मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाए। अच्छा, लज़ारो को भी ये लगने लगा था कि शायद ये लोग उसे भागने देंगे नहीं और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए लज़ारो सोचता है कि अगर ये ऐसे ही चीखते रहे और ऐसे ही मुझे पकड़े रहे तो मैं पकड़ा जाऊँगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि इन दोनों का कत्ल कर दूँ। अब ये अपनी जेब से चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद में उन दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। दोनों की बड़ी बेरहमी से हत्या करता है और हत्या करने के बाद में ये वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन दोस्तों, लज़ारो डिसूजा को ये नहीं पता था कि जिस घर के अंदर ये कत्लेआम कर रहा है, साल 2007 का भले ही समय है, लेकिन ब्राज़ील जैसा विकसित देश, वहाँ पर एक घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब जिस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो घर इस घर से बिल्कुल सटा हुआ, लिहाजा इसको भी ये ध्यान नहीं रहता है कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ और ये उसके अंदर कैद हो जाएगा। अब जैसे ही सुबह होती है, इस घर के अंदर डेड बॉडीज़ मिलती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस आती है। अब मामला इतना ज़्यादा गंभीर था कि पुलिस आस पड़ोस छानबीन करती है कि किसी ने किसी को देखा क्या, इस घर से किसी की दुश्मनी, किसी की रंजिश क्या। अब ये सारी चीज़ें पुलिस चेक ही कर रही होती है कि इसी बीच में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पड़ोस वाले घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को पड़ोस वाले घर में सीसीटीवी कैमरा होने की बात पता चलती है तो पुलिस एक राहत की सांस लेती है और उसके बाद में उन सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। पुलिस सारे ही सीसीटीवी को बारी बारी से चेक कर रही थी और यहीं पर बदकिस्मती कहें या फिर पुलिस की किस्मत कहें, जिस सीसीटीवी के अंदर ये कैद हुआ था उस सीसीटीवी की फुटेज जो होती है वो पुलिस को मिल जाती है। अब जैसे ही इस सीसीटीवी में इसकी फुटेज मिलती है उसके बाद में इसके खिलाफ सर्च अभियान निकाला जाता है और आखिरकार ये गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद में अब पुलिस इससे पूछताछ करती है। ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताता है कि इस तरीके से वो घर के अंदर चोरी करने के लिए घुसा हुआ था और उस दौरान घर के लोग उठ गए तो छीना झपटी में उन दोनों का कत्ल हो गया। लिहाजा पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है और पुलिस इसको कोर्ट में लेके जाने वाली ही थी कि उसी समय ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब पुलिस यहाँ पर बड़ा हताश, बड़ा परेशान, एक मुजरिम है जिसको कोर्ट में लेके जाना है और वो मुजरिम तो फरार हो चुका है। लिहाजा कोर्ट में पहुँचेंगे तो अपनी ही भद पिटेगी। कोर्ट भी तरह तरीके के सवाल या निशान लगाएगा कि आखिरकार तुम एक मुजरिम को नहीं संभाल सके। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इस पूरे केस को दबा देना चाहिए और गुपचुप तरीके से हम लोग लज़ारो डिसूजा की छानबीन करेंगे। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, इस केस को किसी तरीके से दबाते हैं। दबाने के बाद में लज़ारो डिसूजा की छानबीन करते हैं, लेकिन जो लज़ारो डिसूजा था शायद इस बहिया शहर के अंदर मौजूद ही नहीं था। दरअसल साल 2007 की ये बात थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद में साल 2009 आ चुका था। जो लज़ारो डिसूजा था, जो बहिया शहर में गिरफ्तार हुआ था, अब वो पहुंच चुका था फेडरल शहर। अब फेडरल शहर पहुंच जाता है। यहाँ पर भी वो एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। जब एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो देखता क्या है कि इस घर के अंदर कोई भी नहीं है, घर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तो बड़े ही इत्मीनान से ये इस घर के अंदर चोरी कर रहा होता है। इसी चोरी करने के दौरान ये एक रूम में इंटर होता है उसी घर के। जैसे ही उस घर के उस रूम में इंटर होता है तो देखता क्या है, एक 14 साल की बच्ची अपने बिस्तर पर सोई हुई है। अब ये उस बच्ची को सोया हुआ देखता है तो इसकी नीयत खराब होती है। उसके बाद में चाकू के दम पर उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, उसको डरा धमका कर उस लड़की का रेप करता है। अब रेप करने के बाद में वहाँ से भागता है। अगले दिन मामला पुलिस में पहुँचता है। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम लज़ारो डिसूजा है। ये जानकारी पुलिस को मिलती है। लिहाजा लज़ारो डिसूजा के बारे में कुछ और सबूत भी खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब ऐसे ही इसकी छानबीन में समय गुजरता रहता है, यानी साल 2009 की ये बात थी और तकरीबन 4 साल तक ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहता है और फाइनली साल 2013 में ये गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद में जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये वो रेप की बात कबूल करता है, साथ के साथ एक मर्डर की बात भी कबूल करता है और साल 2007 में इसने जो 2 मर्डर किए थे उन दोनों मर्डर की बात भी कबूल करता है। और इस दौरान न जाने कितनी चोरी, न जाने कितनी छिनैती, इन सारे ही मामलों में ये अपनी एक तरीके से अहमियत बताता है। कहता है कि हाँ, ये सारी कहानियों को उसी ने अंजाम दिया है।
अब ये बात सारी चीज़ें जो थी ये पुलिस के सामने कबूल करता है और पुलिस भी इसकी जुर्म की फहरिस्त देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस जो होती है वो इस लाज़ारो डिसूजा के खिलाफ चार्जशीट बनाती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट से इस लाज़ारो डिसूजा को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब इसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, जेल में चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये पूरा मामला साल 2013 का था। 14 आ जाती है, 15 आ जाती है और जिस जेल के अंदर ये मौजूद था उस जेल के अंदर ये नियम था कि कई सालों के बाद में या 1 साल या 2 साल के बाद में रूटीन चेकअप किया जाता था जो जेली होते थे, जो जेल में कैद हुआ करते थे, जो कैदी थे। लिहाजा साल 2016 में तकरीबन 8 डॉक्टरों की एक टीम पहुंचती है इस जेल के अंदर। लोगों का रूटीन चेकअप कर ही रही होती है कि उसी समय लाज़ारो डिसूजा जो होता है वो डॉक्टर्स के सामने आता है। जब इसका चेकअप वगैरह किया जाता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस लाज़ारो डिसूजा को मेंटल रूप से बीमार बता देते हैं। वो कहते हैं इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब कायदे में अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर उसको जेल में रखना भी बेकार है। लिहाजा इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है और वहाँ से जो लाज़ारो डिसूजा होता है ये फ़रार हो जाता है। साल 2016 में ये फरार हो जाता है। उसके बाद में फिर से वही सब कुछ, चाहे कहीं पर चोरी करना, चाहे कहीं पर डकैती करना, किसी का मर्डर करना, किसी लड़की का रेप करना, ये सारी चीज़ें इसकी एक तरीके से इसके रूटीन में आ चुकी थी और धीरे धीरे जो वक्त था ऐसे ही गुजरता रहता है। साल 2018 में ये फिर गिरफ्तार हो जाता है। साल 2018 में गिरफ्तार होता है, फिर से मेंटल स्थिति की वजह से फिर से छूट जाता है, फिर बाहर आता है, फिर रेप, फिर चोरी, फिर डकैती, फिर मर्डर, ये सारे काम फिर से करता है। धीरे धीरे ऐसा करते करते तकरीबन साल 2021 का वक्त आ जाता है और साल 2021 जून का महीना था। जून के महीने में इसे पता चलता है कि एक बिजनेसमैन है और इसी बिजनेसमैन का एक घर है। उस घर के कुछ सदस्य बाहर गए हुए हैं और घर के अंदर महज एक बूढ़ी माँ मौजूद है। लिहाजा ये सही मौका है कि उस घर के अंदर चोरी की जाए। अच्छा, इस वक्त में ये पूरे ही ब्राज़ील के अंदर अपना एक बड़ा गैंग बना चुका था और इसकी जो दहशत थी ये आस पड़ोस के तमाम शहरों में मौजूद थी। इसकी दहशत से लोग कांप जाया करते थे। लिहाजा जून साल 2021 के महीने में ये उस घर के अंदर घुसता है। उस बूढ़ी महिला को ये बंधक बनाता है। बंधक बनाने के बाद में उस घर के अंदर लूटपाट कर ही रहा होता है कि इसी समय इस घर के अंदर 3 लोगों की एंट्री होती है। एक इस घर के मुखिया जिनकी उम्र 48 साल के आसपास, एक उनका बेटा जिसकी उम्र 21 साल के आसपास, एक उनका दूसरा बेटा जिसकी उम्र 17 साल के आसपास। अब जैसे ही लाज़ारो डिसूजा इन तीनों लोगों को घर में घुसता हुआ देखता है तो ये समझ जाता है कि अब पकड़ा जाएगा। अच्छा, वो लोग भी इसको देख लेते हैं, वो लोग भी शोर मचाने की कोशिश करते हैं, इसको घर के अंदर बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी समय लाज़ारो डिसूजा को लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से ये अपने पास से रखी हुई पिस्टल निकालता है, क्योंकि अब चाकू से ये पिस्टल तक आ चुका था, और उसी पिस्टल से ये उन तीनों लोगों को वहीं पर मार देता है। अब सोचता है कि तीनों लोग मर चुके हैं, लूटपाट करके निकल जाऊंगा। लेकिन फिर सोचता है कि एक सबूत बच गया है, एक गवाह बच गया है, यानी वो बूढ़ी माँ जिसे उसने बंदी बनाया था। इसलिए जाते जबाते वो उस बूढ़ी माँ को भी गोली मारकर उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। यानी इस घर में ये महज चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन जब वापस जा रहा था तो इसने इस घर के अंदर 4 कत्ल कर दिए थे। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस आई, छानबीन की तो पता चला कि इस पूरे मामले के अंदर भी लाज़ारो डिसूजा इन्वॉल्व है। यानी पहले जिसने 2007 में एक कत्ल किया, फिर उसके बाद में एक कत्ल और किया, एक रेप किया, फिर कत्ल किया और अब 4 कत्ल यहाँ पर कर दिए। यानी टोटल अब तक लाज़ारो डिसूजा के ऊपर तकरीबन 10 कत्ल के मामले दर्ज हो चुके थे और कई सारे रेप, कई सारी चोरी, कई सारी डकैती इसके ऊपर दर्ज थी। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि लाज़ारो डिसूजा को हम पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में जेल में लेके जाते हैं। मेंटल स्थिति की वजह से ये छूट जाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो लाज़ारो डिसूजा के लिए एक प्लान बनाते हैं और प्लान भी बहुत ज़्यादा भयानक बनाते हैं। उसके बाद में लाज़ारो डिसूजा को ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, जो लाज़ारो डिसूजा था ये शहर में रहा नहीं करता था, ये जंगलों में, सुनसान इलाकों में रहा करता था और इसी तरीके से ये बरसों से पुलिस को छकाता रहता है। लेकिन इस बार पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी। पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है और उसके बाद में पुलिस को आखिरकार 20 दिन के बाद में यानी 29 जून साल 2021 को इनपुट मिलता है कि लाज़ारो डिसूजा जंगल में एक सुनसान जगह पर छुपा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिला तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो अपने दलबल के साथ में वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद में लाज़ारो डिसूजा को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में फिर पुलिस सोचती है कि इसको अगर हम लोग लेके जाएंगे, मेंटल स्थिति की वजह से छूट कर बाहर आ जाएगा।
लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले अब इस लाज़ारो डिसूजा का वहीं पर इनकाउंटर कर देते हैं। अब जैसे ही इसको इनकाउंटर में गोली मारी जाती है, लाज़ारो डिसूजा की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में पुलिस वाले इसकी बॉडी को लेते हैं, लेने के बाद में पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद में इसकी डेड बॉडी का रस्मों के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अगर देखें तो 29 जून साल 2021 का ये पूरा मामला था। 21 गुजर जाती है, 22 गुजर जाती है और अब तक लाज़ारो डिसूजा को जो जानने वाले लोग थे उनकी फहरिस्त कम होती चली गई थी। अब लोगों को पता ही नहीं था कि लाज़ारो डिसूजा कौन है। इधर पुलिस भी अलग अलग मामलों में बिजी हो चुकी थी। लाज़ारो डिसूजा का जो नाम था, जो रुतबा था, जो उसका भौकाल था, वो अब मिट्टी में मिल चुका था। कोई लाज़ारो डिसूजा का नाम लेवा नहीं था। पुलिस भी अपने अलग अलग मामलों में बिजी हो जाती है। अब तक नए अपराधी आ जाते हैं, पुलिस उनको सुलझाने में लग जाती है। लेकिन इसी बीच साल 2023 का वक्त आ जाता है और साल 2023 के मई के महीने में एक व्यक्ति पुलिस थाने आता है और पुलिस थाने आने के बाद में वो अपनी फरियाद पुलिस को सुनाता है। दरअसल ये व्यक्ति जो पुलिस के पास में आया था, दरअसल ये व्यक्ति एक कब्रिस्तान में काम करने वाला व्यक्ति था, जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था। वो काम करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, एक कब्र है और उस कब्र से डेड बॉडी को चुरा लिया गया है। अब जैसे ही ये व्यक्ति पुलिस से ये बातें कहता है कि एक लाश है, कब्र से चुरा ली गई है, तो पुलिस को बड़ा हैरानी होती है कि ये व्यक्ति किस तरीके की बात कर रहा है। लिहाजा पुलिस की एक टीम जो होती है उस व्यक्ति के साथ कब्रिस्तान पहुंचती है। जाने के बाद में देखती है तो वाकई ये बात सच है, एक कब्र है, उस कब्र से डेड बॉडी को चुराया गया है। लिहाजा फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन व्यक्ति है ये सब कुछ कर सकता है। पहले तो पुलिस वालों को लगता होगा कि कोई आदमखोर होगा या फिर कोई जंगली जानवर, लेकिन पुलिस ने जब कब्र को जाकर देखा था तो देखने से ऐसा लग रहा था कि लाश को बहुत ही हिसाब किताब से निकाला गया है। अब पुलिस बड़ा हैरान थी। उसके बाद में इस व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि ये कब्र किसकी है और इस व्यक्ति को कितने समय पहले यहाँ पर दफनाया गया है। तो जो कर्मी होता है ये बताता है कि साहब, इस लाश को तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर दफनाया गया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पास में इसकी कुछ डिटेल है, ये लाश किसकी है और किसकी नहीं है। तो जो कर्मी होता है, चूँकि उनके पास सारी डिटेल रहती है, तो वो बताता है कि साहब, ये जो लाश है ये लाज़ारो बारबोस डिसूजा की लाश है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं कि एक व्यक्ति जिसको पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया था और उस व्यक्ति की लाश को 2 साल के बाद में किसी ने चुरा लिया है। आखिरकार ऐसा कौन है जिसने लाज़ारो बारबोस डिसूजा की लाश को 2 साल के बाद में चुराया है। अब पुलिस वाले जो थे वो इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एंगल पर छानबीन शुरू की जाती है कि इस व्यक्ति का कौन रिश्तेदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिश्तेदार हो, कोई परिवार का सदस्य हो और इस व्यक्ति को कहीं ऐसे कब्रिस्तान में दफनाना चाहता हो जहाँ पर उसके अजीज, जहाँ पर उसके रिश्तेदार दफन हो। लिहाजा इस छानबीन में पुलिस लगती है तो यहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति हड्डियों को चुराने वाला हो। तो ऐसे मामले में जब छानबीन की जाती है तो यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। अच्छा, ये मामला जो था अब तक मीडिया में भी पहुँच चुका था और जो मीडिया वाले होते हैं वो भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा तूल देते हैं। और मीडिया वाले इस मामले को तूल इसलिए देते हैं क्योंकि ये व्यक्ति एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस व्यक्ति का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। इनकाउंटर करने के बाद में खुद पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कराया था और ऐसे में 2 साल के बाद में आज उसकी लाश को उसकी ही कब्र से चुरा लिया गया था। अब दोस्तों, ये जो मामला था जब मीडिया में पहुंचा था तो उस मीडिया में पहुंचने की वजह से अब ये मामला ना कि ब्राज़ील देश बस के उसके आस पड़ोस में जितने भी देश थे उन सारे ही देशों में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि कैसे एक क्रिमिनल का पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर अचानक से 2 साल के बाद में कोई उसकी डेड बॉडी को चुरा लेता है। आखिरकार वो डेड बॉडी कहाँ गई थी, कौन लेकर गया था, ये सारी ही चीज़ें पुलिस के लिए अभी तक रहस्य बनी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। पुलिस यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो सीसीटीवी कैमरास खंगालती है। इस कब्रिस्तान में आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे उन सारे ही रास्तों पर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरेस थे उनको बहुत ही बारीकी से चेक करती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस को ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका था कि अब लोगों के अंदर ये डर भी था कहीं ऐसा ना हो कि उनके परिवार के लोगों की डेड बॉडी भी चोरी हो जाए। इसलिए पुलिस को अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था और पुलिस इस काम को बखूबी अंजाम दे भी रही थी। लेकिन पुलिस जितनी भी मेहनत कर रही थी, पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। पुलिस ने इस पूरे इलाके के अंदर इस कब्रिस्तान में आने वाले जितने भी जो डेड बॉडीज़ थी जिनको दफनाने के लिए कोई लेके आया था वो सारी चेक किए। उसके बाद में जो कोई इस कब्रिस्तान के रास्ते से निकला उसको भी चेक किया। फिर पुलिस वालों को लगा कि अब उन लोगों को भी ज़ीरो इन करना चाहिए जिनके ऊपर पुलिस को शक ना हो लेकिन वो हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस वाले अब उन लोगों को ज़ीरो इन करती है।
जब इन लोगों को जीरो इन करते करते पुलिस अपने मकाम तक पहुंचती है तो यहाँ पर पुलिस को एक बहुत ही हैरानी कर देने वाला जवाब मिलता है। दरअसल पुलिस को एक 17 साल की लड़की दिखाई पड़ती है। 17 साल नहीं बल्कि 15 साल की। अब 15 साल की वो लड़की दिखाई पड़ती है, उसकी बड़ी अजीब सी गतिविधि थी। लिहाजा पुलिस जो थी उस लड़की के पास पहुंचती है और पास पहुंचने के बाद में उस लड़की से महज एक ही सवाल करती है। पुलिस सवाल ये करती है कि तुमने उस कब्रिस्तान से उस डेड बॉडी को क्यों निकाला। अब जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मैं क्यों किसी डेड बॉडी को निकालने रही। लिहाजा फिर पुलिस पूछती है कि देखो डेड बॉडी तुम ही ने निकाली है। लड़की कहती है कि हाँ, डेड बॉडी मैंने निकाली है। फिर पुलिस वाले जब ये लड़की से बात सुनते हैं तो कम से कम एक राहत की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है, एक लड़की मिली है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम उस व्यक्ति की कोई रिश्तेदार हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो उसकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। फिर पुलिस पूछती है क्या तुम उस व्यक्ति को जानती हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं उसको जानती भी नहीं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा उस व्यक्ति से कोई पुराना हिसाब किताब, कोई दुश्मनी है क्या। लड़की कहती है कि नहीं साहब, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर पुलिस उस लड़की से सवाल ये करती है कि तुम आखिरकार उस लड़के की डेड बॉडी को निकाल कर क्यों लेके आई हो, क्या वजह है। तो वो लड़की जो पुलिस को कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग भी हैरान हो सकते हैं। दरअसल ये लड़की बताती है कि साल 2021 में जून के महीने से, यानी जून लास्ट 30 तारीख के बाद की बात बता रही है। ये कहती है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम लजारो डिसूजा है, लजारो बारबोसा डिसूजा, ये व्यक्ति लगातार उसके सपनों में आता है और सपनों में आने के बाद में ये बताता है कि उसने ये क्राइम किया, उसने ये क्राइम किया, उसने उसका मर्डर किया, उसने उसका रेप किया। उसके बाद में पुलिस वालों ने उसे पकड़ा। उसके बाद में पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया इनकाउंटर करने के बाद में। लेकिन पुलिस वालों ने मेरा अंतिम संस्कार भले ही कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और अगर तुम मुझे कब्र से निकाल लोगी तो मैं जिंदा हो जाऊँगा। अब ये लड़की के सपने में लगातार ये जो लजारो डिसूजा था ये आ रहा था। लड़की शुरुआत में इस बात को आई गई कर देती है कि ये ऐसे ही महज एक वहम होगा, एक सपना होगा। लेकिन जो लजारो डिसूजा था ये लगातार उस लड़की के सपनों में आता रहता है। अब लड़की इस बारे में अपने माता पिता को बताती है। अच्छा, माता पिता ये भी बात सुनते हैं तो लड़की को समझा देते हैं कि बेटा तुम ज़्यादा हॉरर मूवीज़ मत देखा करो। उन हॉरर मूवीज़ का ये असर है कि तुम इस तरीके की बातें करो और इस तरीके के विचित्र सपने तुम्हें आ रहे हैं। लड़की भी आई गई कर देती है, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, अब जो लजारो बारबोसा डिसूजा था ये इस लड़की के सपनों में कुछ इस कदर आना चालू कर देता है कि लड़की भी अब कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। लड़की सोचती है कि चलो ये सपनों में इतना आ रहा है, एक बार इसकी डेड बॉडी को निकाल देती हूँ। लेकिन अकेले एक 15 साल की लड़की कब्रिस्तान में जाए, वहाँ से डेड बॉडी को खोद के लेके आए, ये एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क था। इसलिए लड़की अपने साथ एक दोस्त को मिलाती है। अच्छा, वो जो इस लड़की का दोस्त था वो इस लड़की पे जान छिड़का करता था। वो इस लड़की से एक तरफा मोहब्बत किया करता था। उसको भले ही लग रहा था कि लड़की बड़ी अजीब सी बात कर रही है, लेकिन फिर सोचता है अगर मैं लड़की के लिए सब कुछ कर दूंगा तो ये लड़की उससे इम्प्रेस हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों पहुंचते हैं, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकालते हैं और लाकर घर पे रख लेते हैं। कंकाल पुलिस बरामद करती है और ये जो बारबोसा डिसूजा था, जिस दिन से इसकी कब्र खोदकर इसके कंकाल को वो लड़की निकाल के लेके आई थी, उस दिन से सपने भी आना बंद हो गए थे और ये जो बारबोसा डिसूजा था ये उस लड़की की नज़र में जिंदा भी हो चुका था। बहरहाल पुलिस ने उस लड़की की जब ये थ्योरी सुनी तो पुलिस बड़ा हैरान थी कि इस लड़की को क्या सज़ा दें। बहरहाल फिर क्या था, पुलिस उस डेड बॉडी को लेती है, उसके कंकाल को लेती है, फिर से पारंपरिक तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। साथ के साथ इस लड़की को मेडिकल टीम के हवाले किया जाता है, इसकी काउंसलिंग कराई जाती है और परिवार वालों से कहा जाता है कि इस लड़की के ऊपर नज़र रखो। बहरहाल दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी कहानी थी, सोचा आप लोग को सुनाना चाहिए और आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ ये वाकई में एक विचित्र कहानी थी। और दोस्तों, आप लोगों को कहानी सुनने में और सुनाने में कुछ खामियां अगर नज़र आई हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वो वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे, सोहनलाल सेतिया लिखते हैं कहानी अच्छी है मलिक भाई। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी हैं जो हार्ट्स बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, नाइस स्टोरी। तो खान अकील जी शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छी कहानी है भाई, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शरियन शर्मा लिखते हैं अति उत्तम शाविज भाई। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं शाविज मलिक जी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा हरियाणा घर के आईडी लिखते हैं आपकी स्टोरी बेस्ट होती है, मैं नरेश सिरसा घोघरा से सुनता हूँ कहानी। तो नरेश जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राधे श्याम शर्मा का, लिखते हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं आई थिंक टुडे योर क्राइम स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग। तो मेरी बहन शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाहना बुलंदशहर से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा है
जो लिखती हैं, नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी सर जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी तमाम परिवारों को, तमाम दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में इदरीस खान लिखते हैं, इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ए चौधरी हैं लिखते हैं, इंसान ही इंसान को मारता है, वजह चाहे जो भी हो, सबको पता है अंजाम जेल है। ए चौधरी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में सुरेश ज़ाला हैं लिखते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स। तो मेरे भाई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।